हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ध्यान से सुनिएगा। इसको समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कार बनाती है। तो कार उसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, कार हो गया। उस कार को बनाने के लिए उसमें बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट बना होगा उस इंडस्ट्रीज के अंदर। एक डिपार्टमेंट होगा जो मटेरियल का परचेजिंग करता होगा, रॉ मटेरियल का। एक डिपार्टमेंट होगा जो उसका डिजाइनिंग बनाता होगा। एक डिपार्टमेंट होगा जहां पर उस कार को असेंबल किया जाता होगा। एक डिपार्टमेंट होगा जहां पर कार का टेस्टिंग होगा। और फाइनली एक डिपार्टमेंट होगा जो उसको सेल आउट करवाएगा। तो देखिए, इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब यूनिट बना हुआ है, किसको, उस कार को बनाने के लिए। अब कार को बनाना है तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो उस प्रोडक्ट को बनाएगा। अब उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या आ जाएगा, डिजाइनर इंजीनियर, मतलब उसके अंदर जो डिजाइनिंग इंजीनियर होगा उस प्रोडक्ट को बनाने का, वो आ जाएगा। तो कार को बनाने से पहले जो प्रोडक्ट इंजीनियर होता है, जो डिजाइन इंजीनियर होता है, वो क्या करता है, उस कार का एक ड्राइंग बनाता है। मतलब कार का एक क्या करता है, पूरा मैप बनाता है, ड्राइंग बनाता है। उसमें बताता है कि इस कार का डिजाइन कैसा होगा, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है, जो भी पार्ट्स लगा हुआ है उस कार में, उसका फिटिंग कहां कहां किया जाएगा। उस कंपोनेंट के अंदर अगर और भी छोटा छोटा कोई कंपोनेंट होगा तो उसका भी डिजाइनिंग वो बताता है कि ये उस कंपोनेंट के अंदर कहां पर होगा। उसका डायमेंशन क्या होगा, जिसको हम लोग स्पेसिफिकेशन कहते हैं। मतलब किस मटेरियल का होगा, उसका लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा, थिकनेस क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, क्लियरेंस कितना होगा। ये सब कुछ अगर हम क्या करें, उसको एक ड्राइंग बना के उस प्रोडक्ट का हम पहले से लेआउट तैयार कर ले। जैसे अभी क्या बताया कि आपको अगर कोई बिल्डिंग बनाना है तो जो सिविल इंजीनियर होता है वो क्या करता है, उस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट के द्वारा एक नक्शा बना लिया, उसका स्ट्रक्चर बना लिया, और फाइनली उसी तरह का वो डिजाइनिंग बनाता है। यही जो आपका डिजाइनिंग बन रहा है ना, एक काम करने से पहले, इसी को हम लोग कह रहे हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। बात समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको ध्यान से। क्या कह रहा है कि सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस प्लानिंग इज गिवन बाय द प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सेक्शन along with the drawing and specification of the product and its component। क्या बोला कि हमको कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सेक्शन से मिल जाता है। किसके लिए मिल जाता है, तो या तो उस प्रोडक्ट के बारे में, और नहीं तो उस प्रोडक्ट के अंदर जितना भी कंपोनेंट लगा है उसके बारे में। जैसे भी हम क्या बताएं कि कार बनाना आपका ऑब्जेक्टिव है, तो कार आपका प्रोडक्ट हो गया, उसके अंदर बहुत सारा पार्ट पुर्जा लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया। उस प्रोडक्ट का और उस कंपोनेंट का हमको क्या करना है, पूरा ड्राइंग बना लेना है। उस पूरे कंपोनेंट का हमको स्पेसिफिकेशन भी मालूम हो जाना चाहिए। तो अगर इसी को हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं और तब जाके उस प्रोडक्ट का हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। एकदम बात समझ में आ गई। अब आगे आते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस प्लानिंग। मतलब कि आपको याद रखना है कि प्रोसेस प्लानिंग करने से पहले, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखना है। किसके द्वारा, तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सेक्शन के द्वारा, मतलब जो डिजाइनिंग उसका करता उस प्रोडक्ट का, उसके द्वारा। क्या कहता है, सबसे पहला, वर्किंग ड्राइंग ऑफ द नॉन स्टैंडर्ड कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन फॉर द फिनिश्ड पार्ट। जैसे मान लीजिए आपको कार बनाना है, तो कार बनाने के लिए सबसे पहला आपको क्या चाहिए, सीट मेटल चाहिए, मतलब मेटल का चदरा चाहिए, और उसको प्रेस करके हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका शेप दे देते हैं, जिसको हम लोग उसका कवर कहते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए। मान लीजिए हम इंजन को बना रहे हैं, तो इंजन आपको पता है कि अलग अलग सेक्शन में बनाकर उसको फिट किया जाता है। तो इंजन को बनाने के लिए हम लोग क्या किए, कास्टिंग प्रोसेस का यूज किए। अब उस कास्टिंग प्रोसेस को जब हम वो बनाए हैं, मतलब उस इंजन का पार्ट को बनाए, तो हो सकता है कि वो पूरा का पूरा इंजन का सरफेस फिनिशिंग अच्छा नहीं हो, इसलिए इसको क्या करा है, नॉन स्टैंडर्ड कंपोनेंट, मतलब उसका जो कंपोनेंट है वो जितना डायमेंशन, जिस तरह का स्पेसिफिकेशन चाहिए वो नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे।
स्पेसिफिकेशन फॉर द फिनिश पार्ट, फिर उसका हम लोग किस तरह से फिनिश पार्ट बनाएंगे, हो सकता है उसको ग्राइंडिंग करके करेंगे, लेथ मशीन में उसको मशीनिंग करके करेंगे। तो ये पहला काम हो गया कि जो भी आपका कंपोनेंट उस प्रोडक्ट में लगा हुआ है, अगर उसमें कोई नॉन स्टैंडर्ड कंपोनेंट है तो उसको फाइनली आपको क्या करना है, फिनिश पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे, इसका आप पूरा लेखा जोखा उस एक चार्ट बना के उसमें बता दीजिए। जैसे आप अगर अपने कॉलेज जाते हैं तो देखते हैं आपके कॉलेज में भी क्या होता है कि एक चार्ट बना हुआ जिसमें आपको कॉलेज का पूरा लेआउट दिखाया जाता है कि ये आपका एंट्रेंस यहां है, प्रिंसिपल रूम यहां है, हॉस्टल यहां है, क्लासरूम यहां है। तो उसी तरह यहां भी हम लोग काम करते हैं। क्लियर है। दूसरा क्या है, असेंबलिंग ड्राइंग शोइंग द पोजीशन ऑफ असेंबलीज एंड सब असेंबलीज। अब जो भी प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कार मेरा प्रोडक्ट हो गया तो कार का डिजाइनिंग कर लेंगे, और कार के अंदर जो जो भी प्रोडक्ट उसमें लगेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर डिजाइनिंग या पोजीशन दिखा देंगे कि पिस्टन इंजन यहां पर लगेगा, एक्सल यहां पर लगेगा, स्टीयरिंग सिस्टम यहां लगेगा, गियर बॉक्स यहां पर लगेगा। तो यही चीज बता रहा है कि असेंबलिंग ड्राइंग शोइंग द पोजीशन ऑफ असेंबलीज, और उसके अंदर अगर कोई पार्ट पुर्जा और लगा होगा तो उसका भी हम लोग पोजीशन दिखाएंगे। एकदम क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है पार्ट लिस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपके पूरे गाड़ी के अंदर जितना भी कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट का आपको पार्ट वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई 4 व्हीलर खरीदेंगे या अगर आप 2 व्हीलर खरीदेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के साथ एक बड़ा सा कैटलॉग दे दिया जाता है, मतलब एक बुक की तरह दे दिया जाता है। और अगर उस बुक को आप पलटेंगे ना तो सबसे पहला उस गाड़ी का पूरा स्पेसिफिकेशन लिखा रहेगा, मतलब उस गाड़ी के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी आपको मिलेगा। फिर कुछ पेज पलटने के बाद उस गाड़ी का आपको ड्राइंग मिलेगा, उस गाड़ी में कौन कौन सा पार्ट कहां लगा हुआ है उसका सारा एग्जैक्ट पोजीशन दिया रहेगा, उसका स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा। तो यही काम करता है प्रोडक्शन इंजीनियर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के पहले। और उसको क्या करता है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पर सारा का सारा उसको क्या करता है, लगा दिया जाता है, जिससे कि वहां जो टेक्नीशियन है, वहां जो वर्कर है, वो आसानी से उसको देख के उस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बात समझ में आ रहा? तो पार्ट लिस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है, एनुअल आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये भी पता होना चाहिए, मतलब उस प्रोडक्ट इंजीनियर को, कि हमको साल में कितना प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर देना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसको पता है कि हमको 1 साल के अंदर 100 पीस जो है इस मॉडल का कार को बना के मार्केट में सेल आउट कर देना है। तो उसी हिसाब से वो क्या करेगी, सारा का सारा डिजाइनिंग बनाएगी, टाइम मैनेजमेंट करेगी, मटेरियल परचेस करवाएगी, और तब आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। आगे कह रहा है नेक्स्ट, नंबर ऑफ द कंपोनेंट फॉर ईच यूनिट। अब देखिए हर एक यूनिट में, जैसे अभी क्या बोले कि आपका अगर कोई परचेजिंग डिपार्टमेंट है तो परचेजिंग डिपार्टमेंट कौन कौन सा रॉ मटेरियल को बाहर से खरीदेगा। अगर कोई आपका असेंबल डिपार्टमेंट है जहां पर प्रोडक्ट आपका बन रहा है, उसमें कितना यूनिट लगाना पड़ेगा। यूनिट कहने का मतलब है कि हो सकता है इंजन के लिए अलग एक सेक्शन बना दे, आपका जो गियर बॉक्स है उसके लिए एक अलग यूनिट बना दे। तो इस तरह से कितना यूनिट का जरूरत पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफ ईच कंपोनेंट। अब हर एक कंपोनेंट जो उसमें यूज हो रहा है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल का क्या गुण है, स्पेसिफिकेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इक्विपमेंट डेटा, दैट इज स्पेसिफिकेशन एंड कैपेसिटी डेटा ऑफ द मशीन टूल्स अवेलेबल फ्रॉम द कैटलॉग ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चरर। देखिए अभी क्या होता है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होता है उस कंपनी में बहुत सारा अलग अलग तरह का मशीन यूज होता है। ठीक है। और हर एक मशीन का अलग अलग फंक्शन होता है। तो हमको पता है कि हमको जो कार बनाना है उसमें किस किस तरह का मशीन का यूज होगा। तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर से उस मशीन को खरीदते हैं। तो वो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो भी हमको क्या करता है, पूरा डिटेल जानकारी देता है कि ये मशीन आपको किस किस तरह का काम दे सकता है या किस किस तरह से काम इससे करवा सकते हैं। तो वही चीज बता रहा है, इक्विपमेंट डेटा, जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी मशीन है, उसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब उसका पूरा विवरण आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या क्या काम कर सकता है। जैसे आप अगर आप अपने कॉलेज में सीएनसी लगा हुआ होगा या अगर कोई रोबोटिक लगा हुआ है
तो आप नोटिस करेंगे कि वो रोबोटिक या वो जो सीएनसी लेथ मशीन है वो किस किस तरह का काम कर सकता है। तो हम लोग वहां पर जैसे आपके यहाँ अगर मैनुअल लेथ मशीन है तो उसमें बहुत सारा ऑटोमेटिक काम आप नहीं कर सकते, पर जो नया आपका सीएनसी लेथ मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, मिलिंग मशीन अगर होगा तो उसमें आप नोटिस करते हैं कि प्रोग्रामिंग कर देते हैं टूल्स, मतलब आप वर्क पीस को लगा देते हैं और फाइनली वो आपका प्रोडक्ट बना के मिल जाता है। तो वही चीज यहां बता रहा है कि जो भी इक्विपमेंट है उसका पूरा विवरण डेटा होना चाहिए, जैसे स्पेसिफिकेशन, कैपेसिटी डेटा ऑफ द मशीन, टूल्स अवेलेबल फ्रॉम द कैटलॉग ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चरर। क्लियर एकदम हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डेटा ऑन कटिंग फ्लूइड यूज इन द इंडस्ट्री। जैसे आप अगर लेथ मशीन पर काम किए होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो भी वर्क पीस को अगर हम कटिंग करते हैं तो कटिंग के दौरान काफी ज्यादा हीट वहां से जनरेट होता है और उस हीट के जनरेट होने के कारण जो वर्क पीस होता है उसका सरफेस फिनिशिंग खराब हो सकता है, तो उसमें या टूल्स आपका खराब हो सकता है। तो वहां पर क्या करते हैं, उसको कटिंग के दौरान हम लोग फ्लूइड का यूज करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, जिससे कि वहां का सरफेस ठंडा रहे और उसका सरफेस फिनिशिंग भी अच्छा रहे। तो हमको उस मटेरियल को कटिंग करने के लिए किस तरह का फ्लूइड का यूज करना पड़ेगा इसका भी आपको पता होना चाहिए, जानकारी एकदम सही होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैटलॉग ऑफ कटिंग, मेजरिंग एंड होल्डिंग टूल्स। अब जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपको क्या होगा, कटिंग करने के लिए हमको कौन सा औजार चाहिए, मेजरिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, या किसी भी मटेरियल को पकड़ के रखने के लिए होल्डिंग टूल्स हमको कौन कौन सा चाहिए, उसका भी एक कैटलॉग बना होना चाहिए। कैटलॉग का मतलब होता है एक बुक रहता है, एक बुकलेट रहता है जिसमें उस मशीन के बारे में पूरा जानकारी रहता है। तो वहां भी यही बता रहा है कि जो जो आपको कटिंग करने, मेजरिंग करने या होल्डिंग करने का औजार है उसका एक विशेष विवरण होना चाहिए, उसका एक बुकलेट बना होना चाहिए कि अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो हम बुकलेट देख के उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डेटा ऑन मेटल कटिंग कंडीशन, होल्डिंग एंड सेटअप टाइम। अब अगर हमको मेटल को कटिंग करना है तो मेटल कटिंग करने के लिए हम किस कंडीशन में उसको कटिंग करेंगे, मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए, किस तरह के एंगल होना चाहिए, किस तरह का टूल्स यूज करना है, ये सब किस तरह से उसको पकड़ने के लिए कौन कौन सा मशीन होना चाहिए, उसको कितना टाइम में हम लोग उसको कट कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड वेरिएबल स्टॉक साइज। अब आपके कंपनी में जितना भी प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल, मतलब जो प्रोडक्ट आप, जो जिस प्रोडक्ट से आप जिस कंपोनेंट से आप प्रोडक्ट को बनाएंगे उसका कितना स्टॉक है, जो मशीन है वो कितना है, जो टूल्स है वो कितना है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो इसका एक पूरा का पूरा क्या रहना चाहिए, स्टॉक साइज पता होना चाहिए। जैसे आपके घर में एक मंथ में कितना आपका सामान उठता है तो आपको पता होगा, तो आप उसका क्या करते हैं, एक मंथ के लिए स्टॉक बना के रख लेते हैं और फिर नेक्स्ट मंथ जब खत्म होने वाला रहता है फिर से आप परचेज करते हैं। इसी तरह कंपनी में भी क्या होता है, हर एक चीज का स्टॉक बनाया रहता है कि कितना प्रोडक्ट है, कितना हमको मंगाना पड़ेगा, कौन सा टूल्स कितने दिन तक चलेगा, फिर नेक्स्ट हमको कब मंगाना, इसका एक विशेष डेटा होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू मेक ए डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्ट, ड्राइंग, जॉब स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस डिजाइन। जब भी किसी प्रोडक्ट को अगर बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले उस पूरे प्रोडक्ट का डिजाइनिंग आपको मालूम होना चाहिए, उसके अंदर जो भी पार्ट पुर्जा लगा हुआ है उसका पोजीशन मालूम होना चाहिए, वो पार्ट पुर्जा का पूरा स्पेसिफिकेशन मालूम होना चाहिए, तभी फाइनली जाके आप उसका डिजाइनिंग करेंगे। तो अगर इसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोडक्ट को बनाने से पहले तो इसी को हम कहते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेक और बाय डिसीजन, जो काफी इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।